हेलो दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नरेशन। इससे पहले की क्लासों में अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, टेंस और वॉइस, और आज अपना थर्ड टॉपिक नरेशन। नरेशन का पार्ट फर्स्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आज अपन इसका जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। परिचय, यानी कि नरेशन क्या चीज़ है, अपने क्या काम आता है, अपन क्यों पढ़ते हैं, क्या सिस्टम पूरा। तो सबसे पहले अपन को जो नरेशन नाम का जो वर्ड है, इस वर्ड को पकड़ना पड़ेगा कि ये जो नरेशन है इसका मीन्स क्या होता है। नरेशन का मीन्स स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। किसी भी स्पीकर के द्वारा कोई बात, कोई स्टेटमेंट ऑडियंस को बताना, वो होता है स्टेटमेंट। ठीक है। अब देखो अपने यहाँ इसमें क्या पढ़ते हैं। जनरली मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स इसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी दिए हुए रखते हैं। वो नरेशन जो वर्ड है वो कम ही यूज में लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कई लोग इसको स्पीच के नाम से भी जानते हैं। स्पीच और स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। स्टेटमेंट का मतलब भी कथन है, स्पीच का मतलब भी कथन है, मतलब कही हुई बात। अब रही बात कि स्पीकर जब कोई भी स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट ऑडियंस तक पहुंचता है। अब ऑडियंस तक स्पीकर का स्टेटमेंट पहुंचने के 2 माध्यम हैं। पहला माध्यम कि स्पीकर बोला और वो बात डायरेक्ट ऑडियंस ने सुन ली। ये कोई स्पीकर है, ये कोई भी बात बोलता है। जैसे ये बोलता है कि आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। अब ये बात इस ऑडियंस ने सुन ली। अब इसका नाम दे लेते हैं अपन। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब ए की बात बी तक पहुंच रही है डायरेक्ट, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट ए की बात बी तक आ रही है। अब भैया जो स्टेटमेंट ए ने दिया और बी तक पहुंच गया, डायरेक्ट पहुंचा, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब अपन ने सुना है कि जो नरेशन है इनके 2 भाग होते हैं। एक को लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो ये जो 2 नए भाग अपने सामने आए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का, उसमें से जो डायरेक्ट स्पीच है वो तो अपन समझ गए कि स्पीकर का जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंचना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब रही बात इनडायरेक्ट स्पीच की। वही बात है बेटा कि ये ए है और ए ने जब बी को कोई बात बताई
तो बी ने सुनी, और बी का कोई फ्रेंड था सी, बी का कोई फ्रेंड था सी। अब ए ने अपना काम कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया, ये बन गया स्पीकर, और यहां पर इसने सुन लिया, बी ने बात सुन ली, तो बी क्या हो गया, ऑडियंस हो गया। अब ये ऑडियंस, लेकिन इससे रहा नहीं गया, और ये तुरंत या जब भी इसको मौका मिला ए के बिछुड़ने के बाद, ये दौड़ा दौड़ा आया सी के पास। सी इसका फ्रेंड था, दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी। अब बी ने वो बात बताई, कौन सी, जो ए ने बी को बताई, वो बात वापिस बी ने बताई कि ही इज इंडियन, वह भारतीय है। अगर यह कहता कि आई एम इंडियन, तब तो ए का जिक्र नहीं होता, या सी को पता नहीं चलता भाई बी है वो किसी दूसरे के बारे में कह रहा है, बी ये बोलता आई यानी फर्स्ट पर्सन का यूज कर रहा है, मतलब सेल्फ खुद के लिए यूज होता है, तो अपने आप समझ आता। इसलिए अब यहां पर बात वही है जो ए ने बताई थी, अब सी तक ए वाली बात पहुंच गई, लेकिन वो बात पहुंची वाया बी, मतलब बी के माध्यम से ए वाली बात सी तक पहुंची। तो ये जो भी स्टेटमेंट यहां आया था, ये स्टेटमेंट सी तक कैसे पहुंचा, इनडायरेक्ट। कैसे पहुंचा, इनडायरेक्ट। अब जो ये स्पीच है वो इनडायरेक्ट हो गया। तो समझ गए होंगे इनडायरेक्ट बात क्या होता है, जब स्पीकर की बात किसी ऑडियंस के माध्यम से दूसरे ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है। यहां पर ये सी क्या हो गया, ऑडियंस 2, ये ऑडियंस 1, ये ऑडियंस 2, और यहां पर ये स्पीकर फर्स्ट और बी क्या हो गया, स्पीकर सेकंड। समझ गए, इस प्रकार की जो ये चेन बनती है, इससे अपन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझ सकते हैं कि होता क्या है। तो अब देख लो आप कि जब कोई व्यक्ति बोलता है, उसकी बात को सुनने वाला किसी थर्ड पर्सन को बताता है, तो किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज करता है अपनी, बस बेटा वही लैंग्वेज अपन को चेंज करना है। अब उसमें क्या क्या चेंज होता है, क्या नहीं होता है, वो अपन देखेंगे। जो सबसे पहले बात देखनी थी आपको, नरेशन के 2 पार्ट्स, एक डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए बेटा, आपके एग्जाम में तो भी इतना ही है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस चीज में जरूर नहीं है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही पूछे, आपको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अब दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, दोनों का जो इंटरचेंज है वो आपको आना चाहिए। अब आप समझोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि अपना दिया गया स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच है। देखो, डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट भी 2 भागों में डिवाइड रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राम said I had China। राम ने कहा मैं चाइना से हैड करता हूं। अब देखिए भैया, ये एक अपन को सेंटेंस मिला। अब अपन कैसे समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दें, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस 2 भागों में डिवाइड रहता है। पार्ट फर्स्ट, अब पार्ट फर्स्ट है, उसके अंतर्गत वर्ब होती है, सब्जेक्ट क्या कहता है या क्या बताता है उसके बारे में दिया होता है। और सेकंड जो पार्ट है, उसमें स्पीकर के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है
वो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है। अब जरूरी नहीं है कि पहले आने वाली हमेशा वर्ब भी होगी और बाद में लिखा जाने वाला स्टेटमेंट ही होता है। ये स्टेटमेंट पहले भी लिखा हुआ हो सकता है, ये वर्ब बाद में भी लिखी हुई हो सकती है। आप कैसे पहचानोगे कि ये वर्ब है और ये स्टेटमेंट है? देखिए, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो, जिसको आप रिपोर्टिंग वर्ब एकदम फ्री होता है, किसी भी प्रकार की इसके ऊपर कोमा या वगैरह वगैरह नहीं लगा रहता है। ये जो सेंटेंस है वो किसी के अनुबंध में नहीं है। बट जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच बोलते हो, क्या बोलते हो? रिपोर्टेड स्पीच। वो सेंटेंस इस प्रकार की जो ये कोमा है, इस कोमा में पेक रहता है और इस कोमा का नाम होता है बेटा इन्वर्टेड कोमा। यानी जो भाग इन्वर्टेड कोमा में है उसको अपन रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो भाग इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब ये भाग पहले लिखा हुआ हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले कौन है और बाद में कौन है। ठीक है। अब ये दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों मिलके बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ गए? अब इस डायरेक्ट स्पीच को अपन को चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बेटा? ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। अब ये किस प्रकार से घुलते हैं, कैसे मिलते हैं, और इनकी जो कुछ वर्ड में चेंजिंग आता है, टाइम का, पर्सन का, वो कैसे आता है? देखो, जनरली अपन को सबसे पहले इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ये पहचानना पड़ता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, वो किस प्रकार का सेंटेंस है। आपको पता है, अपन ने पहले भी पढ़े बेटा कि अपन अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दो सेंटेंस है, इनको अपन एक साथ ही पढ़ेंगे, और एक साथ इनको बोलते हैं बड़ा एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है। फिर 2 नंबर पर अपन पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। और फिर 3 नंबर पर अपन पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, और 4 नंबर पर अपने आता है कोऑपरेटिव सेंटेंस, और 5 नंबर पर अपन पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो totally there are 5 type of sentences. First assertive sentence, and second interrogative, third imperative, fourth optative and fifth exclamatory sentences. ये सब के सब सेंटेंस है वो अपन को डायरेक्ट सेंटेंस में मिलेंगे और अपन इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहला अपना काम यही है, सेंटेंस को देखते ही पहले अपन को सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस कैसा है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन जो एसर्टिव सेंटेंस है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अब देखो,
एसर्टिव सेंटेंस। और अब अपन को सीखना है यहां पर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला काम मैंने बताया आपको कि आप दिए गए सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो कि सेंटेंस किस प्रकार का है। जब आपको यह पहचान में आ जाए कि हाँ यार ये सेंटेंस एसर्टिव है यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव है, तो सबसे पहला काम आपको रिपोर्टिंग वर्ब में करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, आपको बता दूं मैं कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। नाम में वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होती है, बाकी वर्ब के अलावा इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। चाहे जो भी बातें जैसी कंडीशन में लिखी गई है उनको आप वैसा का वैसा ही रहने दें। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है और रिपोर्टिंग वर्ब में केवल और केवल वर्ब ही चेंज होती है। अब देखिए वर्ब चेंज कैसे होती है। जनरली बेटा इसमें वर्ब है वो अपन को और जो से वर्ब होती है, जब अगर केवल ही वर्ब के रूप में से हो तो वापस अपन से को से रख देंगे, या फिर सेज हो तो यहां पर सेज ही रख देंगे। जरूरी नहीं है कि सेज आए, से भी आ सकता है और सेज भी आ सकता है। बट अगर सेज टू आ जाए उस कंडीशन में अपन यहां पर टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। और यदि सेड दिया हुआ हो तो सेड का वापिस सेड ही रहता है, लेकिन अगर सेड टू है तो सेड टू का टोल्ड बन जाता है। इसी प्रकार से अगर विल से होता है तो विल से का विल से ही रहता है, और यदि अपन को विल से टू मिलता है तो यहां पर अपन विल टेल में कन्वर्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो कि वर्ब चेंज कैसे करते हैं। अब देखिए बेटा ये क्या खेल है कि अगर टू आ रहा है तो अपन टेल वाली फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, टू नहीं आ रहा है तो अपन वर्ब में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। प्लस ध्यान दे भैया वापिस टू को रिपीट नहीं कर रहे हैं, टू यहाँ रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें दिया हुआ है, लेकिन जैसे इसमें अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट की वर्ब में वापस टू का मेंशन नहीं हो रहा है। तो ये सब क्यों, अपने दिमाग में से क्वेश्चन उठने चाहिए कि इस टू में ऐसा क्या जादू है कि नहीं है तो चेंज, नहीं है तो चेंज, लेकिन वापस ये खुद नहीं आ रहा है। देखिए थोड़ा सा यहां फोकस करें। राम सेड, एक आता है राम सेड टू सीता। ध्यान दे थोड़ा सा, राम सेड टू सीता। आगे का जो भी सेंटेंस है, मान लिया सेंटेंस अपना अफर्मेटिव का है, अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये तो रहेगा राम सेड, बट यहां पर राम टोल्ड सीता ऐसे चेंज होगा। क्यों, अभी अपन ने यहां पर लिखा कि अगर सेड टू होता है तो सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करोगे, और सिर्फ सेड है तो सेड की जगह आप सेड ही रखोगे। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए भैया पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गायब है, पहले सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट गायब है और दूसरे सेंटेंस में यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बाकी पूरा खेल सेम है। तो ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या जादू था कि ऑब्जेक्ट आया तो टू आ गया, ऑब्जेक्ट आया तो चेंज हो गया, नहीं आया तो टू नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो चेंज भी नहीं हुआ। ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो वर्ब होती है वो टू टाइप की होती है, ठीक है।
जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के आधार पर अगर देखा जाए, ऑब्जेक्ट के बेस पर अगर देखा जाए, तो वर्ब को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब सकर्मक और अकर्मक जो क्रियाएं आपने पढ़ी। सेड एक प्रकार की इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अकर्मक क्रिया है। सेड के आगे किसी भी प्रकार का नियमानुसार ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बट अगर अपन ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती घसीट के लाते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इन दोनों के बीच में टू आता है और इन दोनों के बीच में अनुबंध करवाता है। तो ध्यान दें, अब वाक्य कि अगर सेड को या टोल्ड में बदल दें तो टोल्ड क्या, अपना टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। टोल्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया। टोल्ड के आगे ऑब्जेक्ट आता ही है, अब यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, ये खुद अपने आप में सेटिस्फाई है कि मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं खुश हूं, तो ये जिस कंडीशन में खुश है उसको इसी कंडीशन में खुश रहने दो। अब ये क्या है, यहां पर खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके साथ में ये ऑब्जेक्ट आके बैठ गया। इसलिए सेंटेंस को बैलेंस में लाने के लिए यहां टोल्ड लगाएंगे। टोल्ड लाते ही मामला पूरा सेट है। टोल्ड क्या कहता है, मेरे आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आने के लिए तड़प रहा है। शेड क्या कहता है, मेरे आगे ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नहीं दिया हुआ। अगर यहां टोल्ड लगा दें तो अपने आप पता आएगी कि ऑब्जेक्ट कहां से लाए, ऑब्जेक्ट लाओ, अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए टोल्ड नहीं लगाया। या अगर शेड को शेड ही रहने दें तो शेड लाते मार रहा है कि साहब ऑब्जेक्ट को भगाओ। इस समस्या का समाधान करने के लिए अपन ने यहां पर यह खेल खेला है। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए कि सर ये बात थोड़ी सी समझ में कम आई है, या इसमें यहाँ थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, तो मैं आपको वापस क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज जो होना था वो चेंज तो हो चुका है। अब ध्यान दें, अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका खेल पूरा हो गया। अब खेल शुरू होगा, वो है रिपोर्टेड स्पीच का। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को आपस में करना है कनेक्ट। ठीक है, अब भैया जब भी कोई दो चीजें कनेक्ट होती है तो कुछ न कुछ तो मटेरियल अपन को कनेक्ट करने के लिए चाहिएगा। जैसे इधर फोम था, ये इधर लकड़ी थी, फोम और लकड़ी दोनों को मिलाकर अपन ने बनाया डस्टर, तो इन दोनों को चिपकाने के लिए अपन को ग्लू की जरूरत पड़ी। तो वैसे ही है, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसों का एक सेंटेंस बनाने के लिए अपन को कुछ न कुछ कनेक्ट करने के लिए चाहिए, और कनेक्ट करने के लिए अपन को चाहिए कनेक्टिव वर्ड। अब देखिए कनेक्टिव वर्ड किस प्रकार से यहाँ काम करता है। कनेक्टिव वर्ड भी बेटा सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब जगह अलग अलग काम आएगा, इसलिए आप याद रख लें कि कौन सी जगह कौन सा कनेक्टिव वर्ड यूज में लेना है। तो ध्यान दें, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव का है, उस कंडीशन में आपको एज ए कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज करना है। और जैसे आप डेट का यूज करोगे तो आपकी जो ये इन्वर्टेड कोमाज है वो इन्वर्टेड कोमा ऑटोमेटिक तरीके से हट जाएगी। इन्वर्टेड कोमा ऑटोमेटिक तरीके से हट जाएगी, और जैसे ही इन्वर्टेड कोमा हटेगी तो इन्वर्टेड कोमा के हटने का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो इन्वर्टेड कोमा है ये हटी, तो इसके हटने का मतलब क्या है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस के साथ छेड़खानी हो सकती है, उस सेंटेंस में अपन इंटरफेयर कर सकते हैं। अब अपन को सेंटेंस में इंटरफेयर करना है। अब अपना तीसरा स्टेप, पहला स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज का सीखा, दूसरा स्टेप कनेक्टिव वर्ड लगाने का, और जो थर्ड स्टेप है वो है रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेज। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होते हैं, आपको जनरली और मेजरली दोनों बातें एक साथ ही बता देते हैं कि 3 चेंज करना है। प्रोनाउन चेंज,
टेंस चेंज, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। ध्यान दें, रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको स्पेशली 3 चेंजेस करना है। एक तो प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज, कहीं पर भी प्रोनाउन आए उस प्रोनाउन को चेंज करना है, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो। टेंस जो है उसको चेंज करना, टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड अगर कोई वर्ड है तो उनको चेंज करना है। अब देखिए इनके चेंज करने के लिए अलग अलग जो फॉर्मूलेज है वो अपन देखेंगे भी। सबसे पहले प्रोनाउन चेंज। जरूर नहीं है कि प्रोनाउन दिखा अब उसको चेंज करना। प्रोनाउन कई बार चेंज होता है, कई बार नहीं होता है। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या खेल है कि अगर ये चीज समझ में आ गई ना, बस प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज समझ में आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा खेल आपने खेल लिया और आप ही इसके विनर हो गए। अब देखिए किस प्रकार से आप प्रोनाउन चेंज करोगे। प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज की अपन एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। ये टेबल आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये टेबल वैसे तो काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो, लर्न हो गई होगी, और बिल्कुल इसको थोड़ा सा इजी वे में देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, पर्सन। प्रोनाउन को अपन ने यहां पर 3 पर्सन में डिवाइड कर रखा है। पहला है उसका नाम, फर्स्ट पर्सन दे रखा है। दूसरा है उसका नाम, सेकंड पर्सन दे रखा है। और तीसरा है उसका नाम, थर्ड पर्सन दे रखा है। और इधर लिख लेते हैं अपन केस, कारण। अब इनको अगर आप फॉर्म बोलो तो फॉर्म भी बोल दो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो इसको फॉर्म बोल दो। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, ऐसे। और अगर वैसे इसके पूरे रियलिटी ग्रामर के हिसाब से नाम है तो ये सब्जेक्टिव केस है, नाम लिख लो। जिसको बोलते हो आप कर्ता कारक, मतलब ये जो फॉर्म आएगी वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ही काम आएगा। इसको बोलते बड़ा पॉसेसिव एडजेक्टिव। और ये है वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ये चौथा है वो हो जाएगा पॉसेसिव केस। और पांचवा जिसको आप बोलते हो रिफ्लेक्सिव केस, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, और ये नामों में प्रॉब्लम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे याद रख लो। कोई झंझट नहीं रहेगा कि अगर आप ऊपर नीचे हो रहे हो तो ऐसे याद रख लो। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में हमेशा ही स्पीकर रहता है। फर्स्ट पर्सन में हमेशा ही स्पीकर रहता है, बोलने वाला आदमी रहता है। अब यहां पर स्पीकर मैं खुद हूं, आई और
वी, मैं और हम। मतलब मैं अगर सिंगुलर की बात करूंगा तो आई और अपन सब मिल के बात करेंगे तो वी। सेकंड पर्सन में आता है सुनने वाला यू, और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात कर रहे हैं ही, सी, इट और दे। ठीक है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जो इनकी फॉर्म होती है, जिसको अपन सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, वो होता है आई की फॉर्म माई और वी की आवर। यू की होती है योर, हिज, हर, इट्स और देयर। अब ऑब्जेक्टिव केस इसकी होती है भैया मी, ये होता है अस, और ये होता है यू, ये होता है हिम, और ये वापिस हर, ये इट, और ये होता है देम। अब देखिए ये जो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है वो किस प्रकार से काम करता है, यानी कि जो संबंधवाचक माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्ष, और जो इट होता है इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो नहीं होता है, और ये होता है देयर्स। अब देखो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो इसकी फॉर्म कैसे चलती है, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स। अगर आपका यू सिंगुलर मान रहे हो आप तो इसको योर सेल्फ भी बोलते हैं, और सिंगुलर नहीं मानकर अगर आप प्लूरल मानते हो तो योर सेल्व्स, और फिर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और इटसेल्फ और देमसेल्व्स। ये सब बातें होती है। तो ये है आपके प्रोनाउन की टेबल। अगर आपको ये प्रोनाउन की टेबल बढ़िया तरीके से याद हो गई तो आप प्रोनाउन चेंज करना सीख जाओगे। अब ये प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं इसको अपन अगली क्लास के अंतर्गत देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।